नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का एक खास शो। इस खास शो में आपके जाने-पहचाने मेहमान डॉक्टर योगेंद्र, प्रख्यात चिंतक विचारक मंच पर आज मौजूद हैं मनोहर मनोज, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, बहुत सारे परिचय हैं और लगातार 6 महीने से मनोज जी और डॉक्टर योगेंद्र को आप लोग सुन रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज इस मंच पर जमा हुए हैं और इसलिए दर्शकों से मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। कई प्रकार की तकनीकी बाधाएँ थी, व्यस्तताएँ थी, जिस कारण से हम लोग रूबरू नहीं हो रहे थे आपसे। लेकिन आज हम लोगों ने योजना बना करके कि नहीं, अब अपनी बात आप तक पहुँचाएँगे। यह वक़्त की माँग है, इस वक़्त की एक ज़रूरी ज़रूरत है। आज मित्रों चर्चा करेंगे सीधे तौर पर, बिना किसी भूमिका में गए हुए कि आज हिस्सेदारी और भागीदारी की बहुत बातें हो रही है। चारों तरफ से इसी बात की चर्चा हो रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन देखते हैं कि दूसरी तरफ इस लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बिल्कुल समाप्त हो गई है। और जब हम लोग केवल बचपन से अभी तक परिभाषा पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं कि टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो लोकतंत्र है जनता का है, जनता के लिए है, जनता द्वारा है। लेकिन इस जमहूरियत में जन कहाँ है? जन ही समाप्त हो गया है। और इस लोक और तंत्र के बीच जो 36 का रिश्ता है, तंत्र एक तरफ देख रहा है, लोक एक तरफ देख रहा है। दोनों में कोई बातचीत नहीं है, दोनों के भीतर कोई विश्वास का माहौल नहीं है। कुछ भी नहीं है दोनों की तरफ और लगता है इस देश में जो कुछ हो रहा है, जनता को कुछ भी पता नहीं है कि जनता के लिए क्या योजनाएँ बन रही है, क्या योजनाएँ बनाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि यह जो दौर है, सामंतवाद का और राजतंत्र का एक लेटेस्ट एडिशन है। कि दल में भी लोकतंत्र नहीं है, व्यक्ति के भीतर लोकतंत्र नहीं है, चारों तरफ से यह बात तो चल रही है और हम लोग डींग जब हाँकते हैं दुनिया के मंच पर जाकर के भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस बड़े लोकतंत्र में लोक कहाँ है? जब लोक की बात करते हैं, जब जन की बात करते हैं, तो जातियाँ आकर के सामने खड़ी हो जाती है। इस जनतंत्र में जातियाँ और जन, ये दोनों के बीच जो संघर्ष है और ये जनतंत्र जो तबाह है, ये तमाम इस दौर की एक मौजूदा चुनौतियाँ हैं। आखिर इस जनतंत्र में जन की भागीदारी क्या होगी? क्या वास्तव में यह जनतंत्र है? और जन का मतलब केवल यह है कि चुनाव के वक़्त पर या तो नेता को माला पहनाना, इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद करना या फिर वोट डालना। भारत का जनतंत्र आज एक केवल मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है। इसी वोटर लिस्ट के सापेक्ष में जनता की तमाम बातें हो रही है। हम लोग सीधे तौर पर डॉक्टर योगेंद्र के पास आ रहे हैं। डॉक्टर योगेंद्र, मुझे लगता है कि दलीय आग्रह से मुक्त होकर के जो निश्चित रूप से भारतीय जन के सामने और जनतंत्र के सामने जो चुनौतियाँ हैं, क्या होगा भारत के भविष्य का, भारत के समाज का, भारत की जमहूरियत का, ये तमाम प्रकार के सवाल इस चौपाल पर होंगे। सीधे तौर पर विषय प्रवेश करते हुए डॉक्टर योगेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि देश में जो सब कुछ हो रहा है और जहां भी जिस भी दल में हो रहा है, लोकतंत्र की बात लाख लोग करें, लेकिन निश्चित रूप से उसके निजी जीवन के पास जाने के बाद लगता नहीं कि उसके भीतर का लोकतंत्र है कहीं। मुझे लगता है जब तक आपके भीतर लोकतंत्र नहीं है, तो बाहर आप तो लोकतंत्र के मूल्य को स्थापित नहीं कर सकते हैं, ना लोकतंत्र को बहाल कर सकते हैं। अगर भीतर से ही आप डिक्टेटर हैं। डॉक्टर योगेंद्र क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी, सर। लगता है ऐसा है कि दो हिस्से हैं, इस चर्चा के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जी, तो यह है कि जो वर्तमान लोकतंत्र हमारे सामने है, उसमें क्या कमियां हैं, वह लोकतंत्र है या नहीं है। दूसरा ये है कि उपाय क्या है, कोई रास्ता है या रास्ता नहीं है। क्योंकि आलोचना मात्र कर देने से अपना दायित्व खत्म नहीं हो जाता। तब जी, ये मान के कि भाई हमने अपनी बात कह दी, बात खत्म हो गई, ऐसे ऐसा कुछ होता नहीं। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि एक जो चर्चा करें वो जो वर्तमान लोकतंत्र है, वो सचमुच में लोकतंत्र है या लोकतंत्र का ढांचा है, ये तंत्र है, किसके हाथों में है, कौन चला रहा है, एक हिस्सा है। मुझे आज की तारीख में लगता है कि यह लोकतंत्र नहीं है, कि लोग की भागीदारी नहीं है, लोग की पूछताछ नहीं है। लोग सिर्फ इतना ही बच गया कि भाई ठीक है, एक 5 साल में या जब भी चुनाव आता है आप वोट दे दें
और आपकी बात खत्म हो गई, आपसे अब पूछना-वूछना नहीं है। अगर आप आंदोलन करते हैं, अगर अपनी बात कहते हैं, तो फिर आप उसको नोटिस नहीं लीजिए। आप पत्र लिखिए, जो करना है आप करिए, लेकिन हमको जिता दिया इसका मतलब 5 साल की बात हमको दे दी, हमको जो करना होगा बैठ के हम करेंगे। ये एक भयानक मतलब बीमारी है और ये जो मन में ये बात चली गई है, नतीजा है कि मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है और उसके नीचे के जितने पद होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अगर प्रधानमंत्री को छींक आती है, तो वो न्यूज़ होता है और आम जनता को कैंसर भी है, तो वो न्यूज़ नहीं है। मतलब उसका कोई मतलब नहीं। तो मुझे जी, लगता है कि लोग की राय कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे ये आएगी या नहीं आएगी। हमने आपको वोट दे दिया, ठीक है। पंचायत में वोट दे दिया, जिला में वोट दे दिया, राज्य में वोट दे दिया, केंद्र में वोट दे दिया, वोट हमने दे दिया। तो क्या हमारा काम खत्म हो गया? क्या हमसे आप पूछेंगे नहीं? उसका कोई तरीका एक विकसित नहीं होगा? अब पंचायत के स्तर पर ही अगर जो गाँव है हमारा, जो हम चुनते हैं तो जो मुखिया है उसको जिलाधिकारी खारिज कर सकता है, उसको हटा सकता है। अगर कुछ होता है तो उसको हटा सकता है। तो मुखिया की कोई हैसियत नहीं। अगर ये है क्या कहते हैं शहर में जो चुनते हैं मेयर, मेयर को जो अदना जो आईएएस अफ़सर रहता है, उसको चलाता रहता है। वही चलाता रहता है, अगर वो कहता है कि हाँ, तो हाँ, ना तो ना। जैसे दिल्ली में होता है, जैसे आपको राज्य शासित मतलब जो ये उसमें होता है कि चुने हुए जो लोग हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो कोई योजना नहीं बना सकते जिला के लिए, अपने नागरिकों का मान लीजिए हमारे अंदर जो है 1 लाख नागरिक है, 1 लाख नागरिक की क्या ज़रूरत है? पानी का, जी, खाने का, वस्त्र का, उसकी ज़रूरतों को हम क्या ये पूरा कर सकते हैं, ये पूरा नहीं कर सकते हैं? उसको आर्थिक कोई आधार ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक शहर है, उसमें टैक्स आता है, तो टैक्स का कुछ हिस्सा उसके पास रहना चाहिए जो वो योजना बना सके। अगर अर्थ नहीं है तो उसकी स्वतंत्रता नहीं है। वो तो सोच ही नहीं सकता है कि भाई हम इसके आधार पर कुछ काम कर सकते हैं। हर बार हम राज्य से माँगेंगे, राज्य जब चाहेगा देगा, न इच्छा होगी देगा, इच्छा हो नहीं होगी नहीं देगा। तो नतीजा है कि वो सोच ही नहीं पा रहा है। मतलब जी, अलग से वो लोकतंत्र में अगर चुने हुए जो लोग हैं, जब उसकी हैसियत नहीं है, तो जो चुना हुआ नहीं है, जो सड़क पर है, जिसका उसको कौन पूछता है? तो यह जो तौर-तरीका विकसित हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए कि कम से कम माँगना तो चाहिए, माँग तो होनी चाहिए लोगों की तरफ से ऐसा लोकतंत्र हो कि जिसमें छोटे से छोटे स्तर पर भी जनता की पूछ अगर आवाज़ कहीं उठ रही है, जाति को छोड़ दीजिए, जाति तो अपने तरीके से जो प्रभावित करती है, संप्रदाय प्रभावित करती है, वो आगे भी करती रहेगी। लेकिन छोटी इकाई में उसके वॉइस कैसे हो? मतलब जनता की कोई आवाज़ है, वो आवाज़ कैसी होगी? होगी या नहीं होगी? वहाँ भी देखिएगा कि एक मुखिया में बहुत सारे लोगों को चुना जाता है। एक एक जो है उसमें बहुत 50-60 लोगों का भी एक चुनाव चुना जाता है, जो उसको बनाया जाता है, कभी उसकी बैठक नहीं होती है, उससे राय नहीं ली जाती है। मुखिया जी को जो है, जो वहाँ से जो कार्यक्रम आता है ऊपर से, जो भी पैसा कौड़ी आता है उसके आधार पर पता चलता है। तो मुझे लगता है कि यह तरीका लोगों को नेगेट करने का, लोगों को हटाने का है। कुछ लोग ही जी, रहेंगे, ज मतलब कुछ लोग ही सत्ता चलाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्ता नहीं चलाएँगे। जबकि सत्ता में जितनी भागीदारी लोगों की बढ़े, तो सत्ता ज़्यादा ज़िम्मेदार होगी, ज़्यादा संवेदनशील शील होगी और ज़्यादा बढ़िया से काम कर सकेगी, जो कि अभी देश में काम नहीं कर रहा है। अगर देश जी, का फैसला एक व्यक्ति करता है अरे हम हैं अपने परिवार में हमारा बेटा कहता है कि परिवार में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में बैठक होनी चाहिए और हमने परिवार में एक बैठक शुरू की, सारे लोग बैठ कर के जो भी चर्चा-वर्चा का है, भागलपुर भी हमने की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं सबकी जो है, वो सबका जो फैसला होना चाहिए, सब जो परिवार हमारा है, उस परिवार की राय जो होनी चाहिए, राय के आधार पर चलने का, वो वह जो है नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि जी, जो इकाई है परिवार, जो इकाई है प्रखंड, जो इकाई है गाँव, उसमें लोग की भागीदारी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ देशों में ऐसा है, कुछ देशों में मतलब कल भी बातचीत हो रही थी, हमने कहा इंग्लैंड में मेयर बहुत बड़ा पद होता है, मेयर जी, चलाता है, मेयर ही हैंडल करता है, है ना?
जो अर्थ की नीतियाँ हैं, जो विकास की नीतियाँ हैं, वो मेयर हैंडल करता है, वहाँ नौकरशाही हैंडल नहीं करता है। नौकरशाही को रखकर नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की। मतलब कई गलतियों में से एक बड़ी गलती जो है, ये यूपीएससी तथाकथित जो लोग हैं, ये एक बड़ी गलती है कि हमने लोगों पर भरोसा ही नहीं किया कि लोग इस देश को चला सकता है। इस देश जी, को जी, चलाने के लिए एक आईएएस होना चाहिए, जो इसको जी, चलाएगा। और आज भी वैसा ही लगता है, लश्कर-ए-तैयबा हो या फलना हो या चिलना हो, वह तो अपनी ही कमजोरियों का निदर्शन है। आईएएस भी क्या होता है? आईएएस को देखिएगा, जो क्रीम है उसमें 90% भ्रष्ट ही है, और 10% लोग होगा जो अच्छा आदमी है, जो काम करने आता है, वरना तो अपना घर ही समेटता रहता है, माने घर ही भरता रहता है। उसके पास इतनी अकूत ताकत हमने दे दी है, लोकतंत्र का इतना पैसा हमने दे दिया है फिजूल खर्ची के लिए, कि जनता के पैसे का, और प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो कहता है कि एक सौगात दे रहे हैं। सौगात दे रहे हैं मतलब आप, मतलब ये एक मजाक नहीं है कि ऐसे-ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल है, हमको सौगात दीजिएगा। देने वाले कौन होते हैं? हमारा ही पैसा है। हमारे पैसे को हमको ही सौगात आप दे रहे हैं। मतलब जी, इस जी, चीज़ें जो चल रही हैं, इसका सोचना चाहिए। और मुझे लगता था कि जी, ये जो लोग खड़े हो रहे हैं, एक हमने कहा था कि लोग नहीं खड़े हों बल्कि दल खड़े हों। मतलब विधानसभाओं में या भी लोकसभाओं में दल को खड़ा किया जाए। दल के मत प्रतिशत के आधार पर, मतलब उसका उसका जो ही विपक्षी को भी जितना वोट आता है, और पक्ष वाले को वोट जितना आता है, उसका कितना किसको आया है, उसका एक निर्धारण किया जाए। इतना वोट आएगा तो इसका एक प्रतिनिधि होगा। उसके आधार पर लोकसभा या विधानसभा में, या फिर सर मैं जो आपके पास पुनः आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, मैं सीधे तौर पर मनोज जी के पास में आ रहा हूँ। मनोज जी, डॉक्टर योगेंद्र की चिंता को आप देख रहे होंगे कि इस गणतंत्र में जनता की भागीदारी नहीं है, नौकरशाही है, और जिस तरह से एक नए प्रकार का अधिनायकवाद उभर रहा है, मनोहर मनोज क्या देखते हैं पत्रकार के नाते, लेखक के नाते, और समाज में जाकर के आपने काम करने का प्रयास किया और जनतंत्र को नए सिरे से, नए तरीके से भी देखने का आपने प्रयास किया। क्या लगता है कि जो जनता की जो उदासीनता है या उदासीन बना दिया गया है, कैसे जनतंत्र जिंदा रहेगा मनोज जी? नहीं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र एक ऐसा डिबेट का टॉपिक है जिसमें सुधारों की हमेशा गुंजाइश रहती है, और लोकतंत्र को इवॉल्व करना एक अनवरत प्रक्रिया है, और काफी लोकतंत्र का सफर बेहतर भी हुआ है, आगे बढ़ता गया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो है कि जो पद है, जो पावर है, उसको लोग ऑक्यूपाई कैसे करें। तो उसका एक नीति शास्त्र बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र में बड़ा ये हिपोक्रेसी है कि आप लोकतंत्र में कोई पद पाना चाहते हैं, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह, तो आप कहते हैं हम तो समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, यह एक बाजाबता करियर है, एक प्रोलिफिक करियर होना चाहिए, और इसका एक पूरा यार्ड स्टिक और पूरी इसकी अर्हता, योग्यता और पब्लिक लीडरशिप के वो सारे क्वालिटी होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि जब पब्लिक लाइफ में होंगे तो प्राइवेट लाइफ संकुचित होगा। पब्लिक लाइफ आपकी प्राथमिकता होगी और प्राइवेट लाइफ जो है वो सेकेंडरी होगी, गौण होगी। और कुल मिलाकर के पब्लिक लाइफ के जरिए आप एक अपनी नजीर पेश करेंगे। अब रह गया संविधान, विधान और लोकतंत्र के जो तमाम वसूल हैं या जो मान्यताएं हैं, तो मुझे लगता है कि अब इतने साल के अनुभव लेने के बाद एकेडमिक फील्ड से लेकर के और जो ग्राउंड फील्ड है उन दोनों का, तो मुझे लगता है कि पूरा जो टसल हो रहा है वो सैद्धांतिकता और व्यवहारिकता के बीच हो रहा है। जब हम एकेडमिक्स को या तमाम पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को तमाम डिबेट के मंचों पर जब मैं सुनता हूं या मैं खुद उसमें बोलता हूं या मैं भी खुद सोचता हूं, तो हमें लगता है कि हमारी सारी लड़ाई सिद्धांत और आदर्शों के लिए है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन होता है, जो कि सबके नजरों में होता है, जिसके यहाँ रोज 100, 200, 500 जनता जाती है मिलने, चूंकि पावर है, और जहां पावर होता है लोग वहां जाते हैं। योगेंद्र जी कितनी भी बड़ी रचना लिख दें, मैं कितनी बड़ी रचना लिख दूं, बाबा विजेंद्र जी कितनी बड़ी तकरीर कर दें, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें फायदा नहीं है। लोगों को सिरे सिरे आज हम जिन बड़े बड़े नेताओं को महापुरुष
और कौन कौन पुरुष कहते हैं, चाहे आप जेपी लोहिया और गांधी और अंबेडकर का ही नाम लीजिए, क्यों नाम लिया जाता है? ऐसा नहीं है कि उनके बराबर बौद्धिकता और उनके बराबर सक्रियता और फील्ड में काम करने का तरीका और लोगों ने नहीं किया है या और लोग नहीं कर रहे हैं। उनका नाम इसीलिए हुआ कि उनके ऐसे अनुयायी बने, उनके ऐसे शिष्य बने जो इस सत्ता में और तमाम रसूख में जिनका जो है हिस्सेदारी बनी, उनके शिष्य बन करके। आज जेपी का नाम क्यों लिया जाता है? भाई जेपी ने जितने चेले बनाए, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कैसे उनकी वो भूल जाएगा? गांधी ने जो है पूरी फ्लीट ऑफ लीडरशिप तैयार की आजादी के बाद। अंबेडकर के जरिए सामाजिक न्याय का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया और आरक्षण उन्होंने 10 साल के लिए दिया, सिर्फ 10 साल के लिए। अगर अंबेडकर एक बड़े रेडिकल थिंकर होते तो कहते नहीं कि भारत का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, लेकिन उन्होंने भी सोच विचार के 10 साल कहा और रिव्यू करने की बात की, क्योंकि खुद अंबेडकर आरक्षण की बदौलत तो नहीं बने थे बौद्धिक महाबली, और आरक्षण पा करके भी आज अंबेडकर के पास भी कोई फटकने वाला कोई हैसियत नहीं हासिल कर पा रहा है। तो सवाल ये है कि जब हम तात्विक निरीक्षण करेंगे हर चीजों का, वैज्ञानिक निरीक्षण करेंगे, तो हमें लगता है कि लड़ाई सिद्धांत और व्यवहार के बीच में है। जितने बड़े पॉलिटिशियन हैं आज के तारीख में, मोदी, राहुल गांधी या और भी बड़े बड़े जो नाम है, प्रातः स्मरणीय नाम है, वो उनको आप देखेंगे तो वो कोई आइडियोलॉजी या कोई इंटेलेक्चुअलिज्म से वो लवरेज नहीं है, वो प्रैक्टिकल लोग हैं। उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी मुहिम चलानी है और भ्रष्टाचारियों का पोषण भी करना है, कैपिटलिस्ट का विरोध भी करना है और क्रोनी कैपिटलिस्ट को जो है पाल के भी रखना है, धन सत्ता का विरोध करना है और बाहुबलियों को और धन सत्ता के बलियों को भी पाल करके रखना है, बिकॉज दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। उनको मालूम है कि समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोगों को साथ लेकर के चलना है, तो कोई एक लाइन, मजबूत लाइन नहीं लेना है जो लाइन हम आप लोग ले लेते हैं, यानी कि वो सैद्धांतिकता, व्यवहारिकता और एक पूरा जो एक आप उसको वो भी कह लें क्या, एक जो यूटोपियन, आप उसको यूटोपियन भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी यूटोपियन के अगेंस्ट में मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट भी आया कि साम दाम दंड भेद, जो हर चीज का इस्तेमाल करे वही आज की राजनीति में सबसे ज्यादा सफल है। और एक तो बड़ा बढ़िया कोट आया था कि एक ही ऐसा फील्ड है और एक ही ऐसा पेशा है जहां की आप तमाम तरीके के अपराध करें, भ्रष्टाचार करें, अनाचार करें, दुराचार करें, तब भी आपकी जयगान होती है, तब भी आपको तमाम पुरस्कारों से नवाजा जाता है और कई सारे पदों से आपको आरोहित किया जाता है, वो है राजनीति। तो बड़ा ही एक टग ऑफ वॉर है, टसल ऑफ वॉर है। लेकिन हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकल फ्लीट ऑफ भी पॉलिटिशियन आए जो समाजवादियों ने दिया। मुझे लगता है कि प्राचीन 50 और 60 और 70 के दशक में संघ में भी बड़े त्यागी लोग थे, ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल और एवरा बड़ा लिमिटेड था सो कॉल्ड नेशनलिस्ट के आगे, लेकिन समाजवादियों का थिंकिंग का ऑरा बड़ा व्यापक था। या लेफ्ट का ऑरा भले वो विदेश से आया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीजें थी, कुछ लोग अपना पालन करके चले। लेकिन आज तो पूरी राजनीति की रीति और नीति बदल चुकी है, पूरा युग और जमाना बदल चुका है। लेकिन जो ये सिस्टम चल रहा है, संविधान, विधान या जो भी एक खाना पूर्तिवाद या एक रूटीन तरीके से, तो उसमें भी कुछ कुछ सुधार जो है बाय द वे, बाय डिफॉल्ट हो भी जाता है, जिसके तहत लोकतंत्र में रोज नया नया संज्ञान लिया जाता है। मैंने जो किताब लिखी है वो वर्तमान चीजों की जितनी संस्थाएं हैं, अब जैसे कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हैं, तो लेट द इलेक्शन रिफॉर्म डू ऑल दिस थिंग, उनको आप मैंडेट दीजिए कि वो सुधारों का पूरा करें, वो रेगुलेटर के रूप में काम करें, और उनको एक मैंडेट दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज का अंदर में जो रिफॉर्म है उसको भी वो संज्ञान में ले चुनाव आए। अब शेयर बाजार का रेगुलेटर जो है सेबी है, सेबी एक एक चीजों की पूरी तस्दीक करे। बैंकों की एक एक्टिविटी का रेगुलेटर आरबीआई है, तो आरबीआई को वो रेगुलेशन का जिम्मा दीजिए। जैसे मोबाइल क्रांति आई तो टीआरएआई ने सारा काम किया, इसी तरीके से रेगुलेटर लाइए एजुकेशन में, हेल्थ में, और चीजें काम करें। और जहां पर कोई कमी की गुंजाइश बचे या कोई चीज हो तो हर चीज का रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू कहीं से भी गलत चीज नहीं है, हमारा नियत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हमें सही धर्मनिरपेक्षता लाना हो, लोकतंत्र लाना हो, सामाजिक न्याय लाना हो, या विकास लाना हो, या सुधार लाना हो, या भ्रष्टाचार दूर करना हो।
या हर तरीके के योग्य लोगों को सही अवसर देना हो, मुझे तो एक ही लाइन सबसे बड़ी लाइन लगती है संविधान की, वो लगती है अवसर की समानता, जिसका कि हर जगह जो है दुरुपयोग हो रहा है, हर जगह उसका हनन हो रहा है और एक खास आइडियोलॉजिकल ब्लॉक में चिपक करके लोग केवल अपने एक आइडियोलॉजी और एजेंडा को जो है आगे फैलाए और फुलाए जा रहे हैं। व्यापक अगर रिव्यू हो तो देश में कई सारे कोर्स करेक्शन हो, उसमें एक डेमोक्रेसी भी है। जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर डॉक्टर साहब के पास मैं आ रहा हूँ। अभी उन्होंने यूटोपिया की बात की, हम लोग को भी इच्छा है डॉक्टर योगेंद्र जी ये जानने की कि भारत में कहते हैं पंच परमेश्वर, जिस पंचायती राज को अंतिम इकाई को, जो गांधी ताबीज की बात करते हैं कि जब कोई रचना करना तो देखना किसका हित विकास की पंक्ति में खड़े, अंतिम व्यक्ति के लिए क्या होगा, ये सब तमाम प्रकार की बातें, कहानियां और किताब में हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय समाज में जो मनोज अभी यूटोपिया की बात कर रहे थे, कभी हमारे यहाँ जो ग्राम स्वराज की बात थी, प्रशासन की जो छोटी इकाई थी, कभी जब ग्राम स्वराज को देखते कि हमारे यहाँ जो पंच परमेश्वर की कल्पना थी, बचपन में कभी भी किसी पंच को न्याय करते हुए तो नहीं देखा, फैसला करते थे, मुंह देख करके डिसीजन देते थे, जो सामंती व्यवस्था थी। एक दूसरा, जब पंचायती राज आया तो वह राज्य पोषित पंचायती राज है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ये पंचायती राज है, इनको गांधी से कोई संदर्भ नहीं है, उस ग्राम स्वराज से भी कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है ग्राम स्वराज और राज्य पोषित पंचायती राज के बीच में हम लोकतंत्र को, जिस प्रैक्टिकल की बात अभी मनोज जी कर रहे थे कि व्यवहार क्या है, हम लाख राजनीति शास्त्र के ज्ञाता होंगे लेकिन चुनाव में हम 10 वोट भी नहीं ले पाएंगे। डॉक्टर योगेंद्र भी काफी चुनाव लड़े हैं, इनको पता है कि तमाम शुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता सब कुछ रहने के बावजूद भी इस लोकतंत्र में लोग डॉक्टर योगेंद्र के साथ नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लोक जागरण की जरूरत है और या बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में यह बहस करने की जरूरत है कि जन भागीदारी इस जनतंत्र में किस तरह से बाहर, क्या व्यवहारिक पक्ष होगा डॉक्टर साहब? देखिए, ये दौर जो है 1960 का या 50 का या 70 का नहीं है, ये 2024 है और इसमें एआई से लेके बहुत चीज़ें विकसित हो गई हैं दुनिया में और पुराना जो ग्राम स्वराज्य है, फलना है, चिलना है, उसको नहीं लाया जा सकता है और एकदम मन परी बात है। लेकिन 1 अरब 40 करोड़ का फैसला किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जा सकता। अगर लोकतंत्र में ऐसा हो गया है तो इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। अगर आप इस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो बंदा कभी भी, कोई भी होगा, चाहे नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, मायावती, कोई भी होगा, बंदा वह देश को कबाड़ खाना बना के छोड़ेगा, जो कबाड़ खाना बनाया जा रहा है। क्योंकि किसी भी आदमी के पास इतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि इतने बड़े देश को, मतलब सभी वर्गों, व्यक्तियों को ख्याल करके चलाया जा सके और इसीलिए सत्ता में विकेंद्रीकरण की बहुत जरूरत है। जहां-जहां ताकत जिसके पास है उस ताकत को घटाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा जब जवाहरलाल नेहरू या उस तरह की पीढ़ी होती थी तो मंत्री भी कुछ हुआ करता था, मंत्री भी कुछ फैसला कर लेता था। आज की तारीख में किसी भी राज्य का कोई मंत्री मुख्यमंत्री के बिना कोई स्वतंत्र फैसला कर सकता है? वो फैसला नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि लोकतंत्र सिकुड़ा है। क्रमशः पहले जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से क्रमशः लोकतंत्र सिकुड़ रहा है। तो हम क्या यह देखना चाहते हैं कि लोकतंत्र सिकुड़ता हुआ चला जाए या हम ये देखना चाहते हैं कि इसको किस तरह से हम इसको फैलाएँगे? वह तरीका क्या होगा? अभी तो सवाल भी नहीं है। जी। अभी बोलते भी नहीं है कि भाई ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है, इस पर तो अब चर्चा ही नहीं है। चर्चा सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी आएगा कि राहुल गांधी आएगा। अरे भाई, जिसको आना होगा आएगा, ये आकर के क्या उखाड़ लेगा? कोई भी आएगा, उसके पास खुद ताकत होगी और वो मतलब इसी तरह से चलाएगा जैसे वो चला रहा है। थोड़े बहुत अंतर आएंगे, जैसे कि जैसा मनोज जी कह रहे हैं, वो अंतर तो हर वक्त, मतलब जब दिन गुजरता है तो थोड़ा अंतर तो जीवन में आ ही जाता है। हमारे जीवन में अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा के बाद भी थोड़े हम बदले हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, बहुत चीजें जा चुकी होंगी। यह बदलाव तो होता ही रहेगा। लेकिन जो देश में हो रहा है, बच्चों को देखिए कितना बेहबल है, बेरोजगारी, फ्रस्ट्रेशन और नशा और कई चीजें उसके जीवन में आ गई है।
इन बच्चों को देखकर लगता है कि आने वाले समय में लोकतंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके लिए कोई रास्ता निकलेगा। क्या ऐसी पढ़ाई से गुजर कर लोग डॉक्टर बलात्कार कर रहे हैं? निर्भया कांड से लेके कौन पढ़े लिखे लोग ही तो इस उन्हें बलात्कार कांड में ज्यादा शामिल होते हैं। वे लोग जो आदिवासी लोगों को कहाँ बलात्कार करते हुए देखते हैं, बहुत ही न्यायिक घटना नहीं आती है, जबकि उसके औरतों के देह पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, तब भी नहीं होता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब इस पढ़ाई से गुजर कर ऐसे ऐसे लोग पैदा ले रहे हैं, लुटेरा कौन है? पढ़ा लिखा है लुटेरा है, जिसको हम कहते हैं क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यही अगर यही पढ़ाई होती है, यही क्वालिफिकेशन होगा तो क्या उखाड़ लेगा ये? हम तो इसको सीख ही दे रहे हैं कि भाई नौकरी करो, पैसा कमाओ तो शिक्षित हो। अगर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं कमा रहे हो, तब तुम शिक्षित ही नहीं हो। तुम अगर लेखक हो, रचनात्मक काम कर रहे हो, कुछ अच्छा, तो कुछ कम काम के लायक नहीं हो। समाज ये मतलब खड़ा होके कह रहा है। तो ये शिक्षा है क्या जो हम दे रहे हैं? ये लोकतंत्र है क्या जो हम जिसमें हम खड़े हैं? तो मुझे लगता है उन सारे बड़े-बड़े लोगों को छोड़ दीजिए। अभी हम आँखों के सामने जो देख रहे हैं, वो कहिए कि भाई हमारे आँखों के सामने ये सब हो रहा है और लोकतंत्र में ये अच्छा नहीं है। तो इसका रास्ता क्या है? हर आदमी को खाने-पीने, रहने की सुविधा होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? जी। पढ़ाई-लिखाई जिसको कहते हैं वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ 50 करोड़ लोगों के पास असुरक्षा है और वो सोच नहीं पा रहा है कि हम जीवन कैसे जिएँगे, तो क्या लोकतंत्र बढ़िया दिशा में जा रहा है? किसी का नाम मत लीजिए, जो लोग चला रहे हैं वो अपना चला रहे हैं, उसका नाम मत सर एक प्रश्न और जोगेंद्र सर, एक प्रश्न और मैं केवल आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जब आप सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, तो अब लगता यह है कि केंद्र में अगर कोई 1 करोड़ लूट रहा है तो पंचायत में 1000 रुपया लूट की व्यवस्था, इस पूरे तंत्र में लूट का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो लूट का विकेंद्रीकरण है, मुखिया भी लूट रहा है, उसके जो नीचे के अधीनस्थ लोग हैं वे भी लूट रहे हैं। तो क्या पंचायती राज का या फिर इस विकेंद्रीकरण का यह स्वरूप होगा कि केंद्र में तुम करोड़ों रुपया लूटो, यहां में 1000 रुपया लूटो? यह जो लूट की संस्कृति का जो संबंध बन गया है जनतंत्र से, ये कहां से इसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है सर? तब मैं आऊंगा मनोज जी के पास। अगर ये आप मानते हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस समझ को थोड़ा-सा मतलब खत्म करना चाहिए। ये समझ ठीक नहीं है। प्रैक्टिकल संदर्भ में कह रहे हैं अगर पावर का दुरुपयोग पैसा बनाने के लिए किया जाता है। एक आदमी जिसके पास अकूत पावर है, वह बुरी तरह से 1000 नहीं कही, 1000 करोड़ नहीं कही, वह देश को लुटा रहा है। जिसके पास अकूत संपत्ति कहते हैं, वो देश को लुटा रहा है। पूंजीपतियों के हाथों में बैठ करके कॉर्पोरेट जगत को टैक्स माफ करना और क्या-क्या नहीं करना, उसकी चर्चा करने लगेंगे तो फिर जी, उस पर जाना नहीं चाहते जी। हो जाएगी। उस आदमी के हाथ में हमने पावर दिया, उस पावर का क्या किया? 1000 करोड़ का मामला है क्या? आपने तो कहता है कि हम तो कुछ लूटे ही नहीं, हम तो भाई झोला उठा के चले जाएंगे, हम तो कुछ लिए ही नहीं, हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं। लेकिन किसको दे रहे हैं आप? अगर इतना अकूत पावर के बाद लूट का हिस्सा इस तरह से जा रहा है, तो नीचे अगर आइए, जो मुखिया होता है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसका एक कैबिनेट होता है, जो 25-50 लोगों का होता है, उसको कभी पूछा तक नहीं जाता है। पूछा इसलिए नहीं जाता है कि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। मुखिया को ही पावर नहीं है, मुखिया को तो बाहर से पैसा आता है, वही एक पावर नजर आता है। वरना स्थानीय स्तर पर जजमेंट का, स्थानीय स्तर पर प्रोग्राम बनाने का, विकास का छोटा-मोटा जो काम है, ये उसके पास होना चाहिए। गाँव के टैक्स का एक हिस्सा उसके पास होना चाहिए, जिसके आधार पर वो कह सके, उस पर एक निगरानी आप कहिए, ये ठीक काम हो रहा है, राज्य का काम निगरानी करना। वो निगरानी करे कि मुखिया के हाथ में इतना पैसा आया है, ये पैसा सही दिशा में गया या नहीं गया। एक तरीका विकसित हो सकता है, लेकिन लूट का एक बना दीजिएगा, हर लोकतांत्रिक का लूट का कारण होती है, तो लोकतंत्र मत चलाइए। तब एक मैंने जमींदार को बिठा दिए, एक मैंने अकबर को बिठा दिए, कहीं से लाइए अकबर को, वही इसको चलाएगा। अभी हम अकबर ही ढूंढ रहे हैं, मुझे अब क्या कहते हैं, सम्राट अशोक ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला है। आज की तारीख में जो है, छोटे-छोटे सम्राट अशोक, छोटे-छोटे महात्मा बुद्ध, छोटे-छोटे जो लोग हैं, उसी से नहीं देश चलता है भाई।
देश किसी एक व्यक्ति से चलता है? जी महात्मा गांधी से देश चलता है क्या? देश जो है हमारे आसपास जो गांव में जगह में लोग हैं, वही ना देश चला रहा है, वही उसमें जुड़ा हुआ है। उसको पावर क्यों नहीं, विश्वास क्यों नहीं करते, भरोसा क्यों नहीं करते? हम भरोसा आप पर क्यों करें? हमने आपको पावर दे दिया, उसका कुल नतीजा क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पहला लूट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरा ये है कि लोकतांत्रिक तरीके में ये जो पावर आएगा, इस पावर की देख-रेख के बारे में सोच सकते हैं, उसका बेहतर कैसे इस्तेमाल होगा उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, वो रास्ता कैसे निकलेगा ये चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि 70 सालों के बाद तो हमने ये देख लिया कुल परिणाम ये होता है। कांग्रेस राज में हम लोग थे ना, टाटा बिरला की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद है ना, इंदिरा गांधी को किया करते थे, 2 बार तो हम जेल भी जा चुके हैं और भी लोग गए उसमें उनको कहते हुए, और अभी जो कहते हैं अडानी अंबानी की सरकार, अंतर तो नहीं आया ना, वो था और ये था, क्योंकि चुनाव को हमने इतना महंगा कर दिया है। मनोज जी भी लड़ गए, हम भी लड़ गए, घर में अपना जो है संसाधन दे करके सुहा कर दिए, जो भी करना था ये, लेकिन ये एक दिन पर्याप्त नहीं था ना। आखिर इतना पैसा उसमें फेंका जा रहा है, पता है करोड़ रुपया अगर एक विधायक का है, तो सोचिए कि वो क्या हो रहा है वहां पर। अगर उसको आप उसकी पावर को अगर क्या कहते हैं थोड़ा सा विकेंद्रीकरण नहीं कीजिएगा आज की तारीख में, तो फिर तो जो हो रहा है उससे कोई मतलब वो रास्ता तो बंद हो गया। अभी तत्काल जो लोकतंत्र का तरीका है वो रास्ता बंद है, ब्लॉक है, आखिरी मकान है, गली का आखिरी मकान है जहां हम लोग पहुंच चुके हैं। उस मकान में अगर धंसना देना है या फिर उससे वापस होना है, मतलब वापस नहीं कहिए, उससे क्या रास्ता निकल सकता है उस रास्ते के बारे में है। शेष चर्चा है, अनवरत है, वो तो चर्चा तो मनोज जी डॉक्टर योगेंद्र ने देखिए क्या है, काफी दिनों से ऑफलाइन भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे कि आम जो लोग बार बार उसी की चर्चा कर रहे हैं, ये तो बहस भी कहीं नहीं है। लोकतंत्र हो, लोग इस तंत्र में लोग की भागीदारी हो, हमको दुख है कि नहीं है, हमको दर्द हमको है, तुम अपने मन से मनमाना दवा कैसे दे दोगे? एक बात मनोज जी आपके पास में आ रहा हूं, हमारे इलाके में चंपारण में अगर 50 फीट पर पानी निकलता है और अगर यहाँ के उन लोगों ने कह दिया कि 100 फीट पर बोरिंग चलेगा, भैया स्थानीय आधार को बना करके आम लोगों की क्या समझ है उसको बना करके तब न विकास का डेवलपमेंट का मॉडल बनाएंगे। योगेंद्र जी साफ करें, ऑटोक्रेसी है, यहाँ से योजना गई है, तुमको केवल लागू करना है या भोगना है या फायदा उठाना है। यह जनतंत्र तो नहीं है, एक मुझे लगता है कि धीर तंत्र के रूप में हम लोग हैं। मनोज जी क्या देख रहे हैं? डॉक्टर योगेंद्र ने अपनी बात रखी है और इस बहस को हम लोग आगे बढ़ाना इसलिए भी चाहते हैं कि आज हम लोग बात कर रहे हैं। भाई मैं एक कथित रूप से पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन इस देश में जो कुछ हो रहा है मेरी कोई भूमिका नहीं है। हम आज चर्चा जरूर कर रहे हैं, यह होना चाहिए। मनोज जी भी इसी बात को लेकर के लगातार चिंतित हैं, लगातार बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब हमको 2 मिनट 35 में हमको शो खत्म करना है, 2-2.5 मिनट में अपनी बात पूरी कर ले। मनोज जी देखिए, विकेंद्रीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब कि प्राइमा फेसी बहुत ही सही चीज है। सिस्टम की जरूरत है, लोकतांत्रिक जरूरत है, और जो स्थानीयता का जो भाव आपने कहा, उस चीज का भी स्थानीयता का मयार तब आएगा जब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होगी। लेकिन विडंबना ये है कि शासन तंत्र में एक तो पॉलिटिकल चुनाव तंत्र के जरिए जो भागीदारी है और दूसरा नौकरशाही के जरिए जो भागीदारी है। तो नौकरशाही के जरिए जो भागीदारी है वो ठीक है, वो भी एक डिबेटेबल इश्यू है कि उसमें किस तरीके की सलाहियत होनी चाहिए, अर्हता होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल भागीदारी है उसमें विडंबना ये है कि ठीक है, इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोग गढ़े हुए नहीं होते हैं। वहां दिक्कत ये है, वहां फिर पढ़ाई को वो अहंकार के रूप में उपयोग करते हैं, पढ़ाई को वो जनता के आम लोगों से अपने को दूर बनाने में यूज करते हैं, अपने को वीआईपी कल्चर में तब्दील कर देते हैं। और फिर जब पद आता है तो उनका जो भी पढ़ने की जो साधना है या जो उनके माँ बाप का जो निवेश है उसकी एक तरह से वो रिकवरी करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा और धन और रसूख बना करके। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो ग्राम पंचायत की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो करीब 28 लाख प्रतिनिधि 3 टायर ऑफ डोमेस्टिक क्या बोलते हैं 3 टायर ऑफ 3rd टायर ऑफ द डेमोक्रेसी के जरिए
यानी कि जो पंचायती राज जो है वह तीसरा टायर है, और वह पंचायती राज भी 3 टायर में है, माने शहरी पंचायत और ग्रामीण पंचायत। शहरी पंचायत का भी 3 टायर है, आपका नगर पंचायत, नगर पालिका पंचायत और महानगर निगम। ग्राम पंचायत का है कि जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत, और उसके अलावा जो है अलग अलग जो है वार्ड और वगैरह वगैरह मिला करके 28 लाख प्रतिनिधि। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जाना चाहता है उस व्यक्ति में इस तरीके का उनका ब्रेन मेकअप नहीं है कि वो समाज के आले लोग हों। अब बहुत लोग मुखिया इसलिए बनना चाहते हैं कि वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाए, उनकी पगड़ी ऊंची रहे, उनका आन बान और शान एक तरह से चलता रहे। कुछ लोग सचमुच में जनता की समस्या के प्रति बड़े कंसर्न वाले होते हैं, और कुछ लोगों का ध्यान वो सरकारी फंड पर होता है। तो पावर की जो बात करते हैं, दरअसल वो अधिकतर लोग वो फंड की साइफनिंग करने के लिए करते हैं, ये नहीं कि अपने पावर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण। अगर इसका सर्वे हो तो 10% लोग मिल जाएंगे जो सचमुच जो है जिनका दिल धड़कता है जनता के लिए, नहीं तो 90% लोगों का ध्यान अपने रिश्तेदारों को काम करना, अपना धन बनाना, बैलेंस बनाना, और जो ये पूरी जो पॉलिटिकल जो कैरियर है इतना इनसिक्योर्ड है। आप इतने चुनाव में खर्च करते हैं, पता नहीं होता कि कब आप विधायक, सांसद, मुखिया और फलाना ठिकाना बनेंगे, और जब एक बार गलती से वो पद मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि जीवन भर का पूरा इसमें बैकअप कर ले और फिर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके। देखिए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें बतला रहा हूँ। देखिए, आप जो ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है, योगेंद्र जी ने ठीक कहा कि विकेंद्रीकरण का मतलब कि पावर का विकेंद्रीकरण हो, लेकिन अब इनहेरेंट ट्रूथ ये है कि लोग उसके जरिए धन बनाते हैं। अब जैसे बीच में बिहार के ग्राम पंचायत को फंड आना बंद हो गया था, तो सब लोग जो है नीतीश कुमार की आलोचना करने लगे थे। अब सबका फिर नल जल आया तो फिर मालूम की लूट हो गई, वो रद्दी नल लग गए, पाइप में पानी नहीं आया, और फिर जो है खजाने की लूट हो गई। जब मनरेगा कार्यक्रम आया तो जेएनयू में बड़े बड़े लेफ्टिस्ट इकोनॉमिस्ट एक प्रोग्राम में मैं भी गया था, कह रहे थे ये तो क्रांति आ गई, ये आ गया, और हमको पता था, मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा था, मुझे पता है कि सरकारी धन का कैसे दुरुपयोग होता है, कैसे साइफनिंग होती है। अरे जनता के लिए आप बिल्कुल अपने सीने एक तरह से गाड़ दीजिए, पूरा उनके पर न्यौछावर कर दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक फंड की लूट हो। तो इसके लिए क्या है कि मैं एक आपको जो न्यूज अभी दिया था उसमें एक लाइन लिखा था, और अपने किताब में भी मैं बार बार कहा हूं कि सार्वजनिक तंत्र में भागीदार जितने लोग हैं, चाहे आप उनको अपभ्रंश शब्द में दलाल कहिए, सबका प्रतिदान तय करिए अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है। मैं पहला व्यक्ति हूं देश का जिन्होंने कि स्थानीय प्रतिनिधियों को वाजिब वेतन देने की मैंने कॉन्फ्रेंस भी किया चंपारण में, और अपने किताब में भी मेरा अलग चैप्टर है 28 लाख प्रतिनिधियों को आप वाजिब प्रतिदान दीजिए, और उसके बाद जब फंड की साइफनिंग करें तो उनको भी फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन एक ग्राम प्रधान को नहीं फिक्र है इसकी, उसको मालूम है कि 1 करोड़ का फंड आता है ग्राम पंचायत में, 20% हमको मिल जाए, हमको सरकार 2,000 क्यों न दे, 3,000 तनख्वाह क्यों न दे, उससे हमारा कुछ नहीं होगा, साल का 20 लाख रुपया बन जाएगा। एक लाइन और एक ग्राम प्रधान के मातहत एक ग्राम सेवक होता है जिसका पद का नाम है सचिव। मालूम है उसकी तनख्वाह कितनी है? 50,000 रुपए, और मुखिया की तनख्वाह 5,000 है। लेकिन वो सर वो उसको इसलिए कहता है कि जो गांव का जो फंड आएगा उसमें हस्ताक्षर मुखिया करेगा, और फंड की सैंक्शनिंग होती है। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, हमें जो है व्यवहारिक बनना होगा और पूरी चीजों की एक तरह से सही तरीके से अन्वेषण करना होगा। जी, कल हम लोग चर्चा करेंगे इसी बात पर, क्या केंद्र के केवल वित्त पोषित जो लोकतंत्र है, केवल फाइनेंस के आधार पर हम लोकतंत्र की चिंता करेंगे? मुझे लगता है कि अगर 2 हाथ का नाला टूट जाता है गांव में, तो हम लोग केवल सरकार के फंड का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, श्रमदान की बात नहीं करते हैं, आम जनों की भागीदारी की बात नहीं करते हैं। अगर गंदगी पड़ी हुई है तो हम इंतजार करेंगे फंड आएगा तब उस गंदगी को हटाएंगे। क्या पावर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए? क्या मुखिया के पास यह दायित्व तो नहीं है कि स्थानीय शक्ति को खड़ा करके सरकार के राज्य की व्यवस्था से इतर भी क्या पंचायत की भूमिका हो सकती है? और गांधी ने यह प्रयोग करके दिखाया कि एक गांव में अगर 1 रुपया लेकर के भी अगर वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, एकल विद्यालय का कार्यक्रम है, ग्राम सफाई का कार्यक्रम है, स्वावलंबन का कार्यक्रम है,
केवल दिल्ली के पैसे के विभाजन के नाम पर अगर लोकतंत्र है, मुझे लगता है कि अगली बहस में इस लोकतंत्र पर बहस करनी चाहिए और डॉक्टर योगेंद्र के पास में, मनोज जी के पास में एक ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर कल चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। बहस अगर अच्छी लगती हो आप इसमें अपनी भागीदारी निर्धारित कीजिए। नमस्ते, प्रणाम।